देखिए, आज हम इस वीडियो में जानेंगे इकोनॉमिक्स यानी 12th क्लास का इकोनॉमिक्स, इसके बारे में जानेंगे। इसमें भी हम लोग व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी माइक्रो अर्थशास्त्र, माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न समझते हैं, क्योंकि इससे पहले मैं आप लोगों को व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी कि दो पार्ट में आपको बता चुकी हूँ, पार्ट 1 और पार्ट 2 यानी चैप्टर फर्स्ट का जो परिचय है उस परिचय में मैंने आपको बता दिया है। अब उसकी परिचय का क्या दिया है व्यष्टि अर्थशास्त्र में, इसमें हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखते हैं क्या क्या है टोटल। तो ये जो आपका क्वेश्चन सारे दिखाई दे रहे हैं, ये आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं। अब यहाँ पे व्यष्टि अर्थशास्त्र का जो परिचय हम पढ़े थे, क्या चीज, परिचय, परिचय। तो इसी परिचय का हम लोग समझते हैं कि इसमें क्या क्या दिया गया है। फर्स्ट चैप्टर का है 12th क्लास का, ध्यान में रहे आपको, क्योंकि आप अगर देखते हो इसके थंबनेल से भी आपको पता चलेगा या फिर इसको देखने से भी पता चलेगा कि हाँ ये क्या चीज है। तो यहाँ पे कहता है कि माइक्रो शब्द किससे संबंधित है। भैया माइक्रो शब्द या मैक्रो शब्द कहाँ से आया है, तो अगर दोनों पूछता है तो भी ग्रीक शब्द है, और पूछता है सिर्फ माइक्रो शब्द किससे संबंधित है, यानी ग्रीक शब्द से संबंधित है। ये आपका एक क्वेश्चन है। इस तरीके से अगर आप लोग लिखते हो तो आपको समझ में आएगा। सूक्ष्म अर्थशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र कौन सा है, सूक्ष्म। अब सूक्ष्म किसे कहते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र को ही हम सूक्ष्म अर्थशास्त्र भी कहते हैं। तो ये अगर पूछता है तो ये है मूल्य निर्धारण पर कितना आपका क्या है मूल्य, आपका उत्पादन फलन पर कितना आपका उत्पादन हुआ, वितरण तथा उत्पादन के साधन, उसके साधनों के बारे में, उत्पादन का जो साधन जो लागत लगा हुआ है उसे भी तो देखा जाएगा। तो ये है सूक्ष्म अर्थशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र। तो ये तीनों के तीनों आएंगे। मैं इसमें आपको ये नहीं चार नहीं बताई हूँ ऑब्जेक्टिव में, सिर्फ एक क्वेश्चन का एक आंसर लेके आई हूँ, क्योंकि इसमें लिखना और समझाना दोनों पड़ता है। तो कितने ऐसे चार लिखूंगी तो पता चलेगा कि सारे के सारे बोर्ड भर जाएंगे और फिर आप लोग को समझ में नहीं आ पाएगा। ठीक है, अब यहाँ पूछता है विश्व की सभी अर्थशास्त्र कैसी है, अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था कैसी है। अर्थशास्त्र पूछेगा तो मिश्रित अर्थशास्त्र है। कैसे मिश्रित, कौन सा, एक पूंजीवादी होता है, एक है सार्वजनिक और पूंजीवादी हो गया, एक है मिश्रित। तो सबसे ज्यादा ये मिश्रित वाला है। तो मिश्रित अर्थशास्त्र हमारा अपना भारत मान लीजिए मिश्रित है। हर एक लोग अपना कारोबार कर सकते हैं, हर एक लोग के पास पैसे हैं, हर एक लोग कमा सकते हैं। तो ये पैसे सबके पास होना जरूरी है। पूछता है महामंदी का लक्षण नहीं है, क्या नहीं है, कीमत का बढ़ना। भैया महामंदी का लक्षण ये नहीं है, क्योंकि महामंदी में इसकी कीमतें बढ़ने लगती है। इसका जो प्रोडक्शन लोग करते हैं, उत्पादन जो करते हैं, वो ज्यादा लोगों की जरूरत हो जाती है। जैसे मान लीजिए कि महामंदी एक बार छाया हुआ था, किस समय, जब वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था। वर्ल्ड वॉर कब स्टार्ट हुआ था, 1914 से लेके, पहला वाला पूछेगा तो 1914 से लेके 1918 के बीच में हुआ था। दूसरा यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था 1939 से 1945 के बीच में हुआ था, 45 के बीच में। ठीक है, उसके बाद तृतीय जो युद्ध था वो हुआ था 1945 के से लेके 1991 तक। जब सोवियत संघ टूट के अलग हो गया, 15 देशों में जब वो बट गया, यूएसएसआर जो था वो जो टूट गया ना, तब उसके बाद में पता चला कि भैया इस समय बहुत भारी महामारी स्टार्ट हो गई थी। क्यों महामारी हो गई थी, अब जितने भी उनके पास प्रोडक्शन मतलब जो उत्पादन किए थे, जो प्रोडक्शन था उनके पास, हथियार थे, गोली बारूद बम जो भी था उनके पास, उसका उत्पादन उनका ज्यादातर होने लगा था। तो यहाँ पे कहता है महामंदी का लक्षण नहीं है भैया कीमत का बढ़ना। कीमत का बढ़ना महामंदी का लक्षण नहीं होता है, क्योंकि उसमें वो कितना भी बढ़ाए और उसको पैसे कमाने की जरूरत है। तब अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में ये सब युद्ध हुआ था। जर्मनी था, इटली, फ्रांस, ये सब। अब आपको पता होगा
कि जापान के जो नागासाकी और हिरोशिमा पे दो जगहों पे एक 6 अगस्त को और एक 9 अगस्त को जो लिटिल बॉय और एक फैट मैन दो बम को फेंक दिया गया था 1945 में। अमेरिका ने फेंक दिया था किस पे, हिरोशिमा पे और एक नागासाकी पर। तो हिरोशिमा पे जो 6 अगस्त को फेंका, तो ये दोनों जब फेंका था ना उस समय, तो कितना वहां पे महामंदी आया होगा, मतलब वहां पे कितने लोग ऐसे इंसान वहां पे मरे, बहुत सारे लोग मर गए। और वहां का जहां पे वो बम डाले थे वहां का जमीन बंजर हो गया। क्यों बंजर हो गया? क्योंकि उसका इतना मतलब इतना खतरनाक बम ही वो फेंक दिया था, तो परमाणु बम था। तो इस तरीके से जहां भी कोई काम करता है, मतलब अमेरिका वालों ने फेंका उसके ऊपर, आज भी अगर वहां का बच्चा पैदा होते हैं तो आज भी विकलांग वहां पे होते हैं, क्योंकि एक बच्चा विकलांग ही होता है, होने लगता है कोई कोई बच्चा, मतलब ऐसे विकलांग बच्चे वहां पे पैदा होने जापान में। तो नागासाकी और हिरोशिमा पे दोनों जगहों पे बम को फेंका था 1945 में ही, और जापान के ही। तो ये अमेरिका की अपनी सोच, अपनी चाल, ये सब आपस में चलते रहते हैं। जापान ने उसके साथ मतलब चाल चला, तो अमेरिका ने जापान के साथ चाल चल दिया। जर्मनी मेन घातक जर्मनी था। जब जर्मनी की बंटवारा हो गई, जब जर्मनी क्या हुआ, हिटलर ध्वस्त हो गया और जर्मनी की इसमें बंटवारा हो गई, ये 4 भागों में उसे बांट के ब्रिटेन ले लिया, फ्रांस ले लिया, सोवियत संघ ले लिया, अमेरिका ले लिया। इस तरीके से आपको पॉलिटिकल साइंस में बर्लिन की दीवार कैसे खड़ा किया गया था, कब हुआ था बर्लिन की दीवार खड़ा, इस सारे चीज उसमें आपको बताना है। ये तो आपका इकोनॉमिक्स है। तो इकोनॉमिक्स में आपको महामंदी के बारे में जब बताया जाएगा तो ये आपको थोड़ा बहुत तो इसमें भी समझना होगा, ठीक है। हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, ये सारे के सारे जो है ना, ये मतलब एक ही से जुड़े हुए हैं। एसएसटी में आते हैं ना 4 के 4, सिविक्स आ गए, ये सब सारे के सारे एक ही से जुड़े हुए हैं, क्योंकि इसमें आपको पढ़ना पड़ता है, उसमें समझना पड़ता है कि क्या क्या चीज कब दिया गया है। एक ही चीज है। जैसे मैं आपको पढ़ाई महामंदी, तो मैं चली गई किसमें, पॉलिटिकल साइंस में, मैं विश्व युद्ध के बारे में बताने लगी। अब विश्व युद्ध अगर ना बताऊं तो आपको समझ में महामंदी होता क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे दिया उत्पादन का साधन नहीं है। यह उत्पादन का साधन क्या नहीं हो सकता है? क्या भूमि है कि नहीं उत्पादन का साधन है? क्योंकि इसी से तो हम लोग प्रोडक्शन करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं, उत्पादन करते हैं। श्रम से है कि नहीं? हाँ, भूमि ले लिए जब, तो वहां पे श्रम, मजदूर लगा दिए, लेबर लगा दिए, उससे आपको क्या होता है, उससे भी आपको फायदा हुआ। आज जब मजदूर लगाए हो भैया, जमीन ले लिए हो, भूमि ले लिए हो, व्यक्ति को लगा दिए हो, तो ऐसे व्यक्ति जाके खड़ा तो नहीं हो जाएगा, उसके लिए आपको पूंजी लगाना पड़ेगा, यानी कैपिटल लगाना पड़ेगा। तो ये कैपिटल भी हो गया, लेबर भी हो गया, और यहाँ पे लैंड भी हो गया। लेकिन ये मुद्रा नहीं है। मुद्रा पहले मुद्रा जो था, पहले की मुद्रा की बात हो रही है, अगर मुद्रा की हिस्ट्री पढ़ा जाए तो पहले सामान के बदले जो सामान दिया जाता था लोगों को, कि देखो हमें गेहूं की जरूरत है, आपको चावल की जरूरत है, हम दोनों बदल कर लेते हैं, बिना मुद्रा दिए दोनों काम हो जाते थे। लेकिन यहाँ पे नहीं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अलगे बताता है कि भैया मुद्रा नहीं है, उत्पादन का साधन मुद्रा नहीं है, उत्पादन का साधन भूमि है, श्रम है, पूंजी है, ये है। अब उद्यमिता को उद्यमी को जो चाहिए वो चाहिए, उसको प्रॉफिट चाहिए। तो ये कहा आपका क्या चीज, उत्पादन का साधन क्या नहीं है, मुद्रा नहीं है। अब व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन है। क्या अध्ययन है भैया? एक विशिष्ट फॉर्म है। देखो, मतलब व्यष्टि अर्थशास्त्र में किसी एक व्यक्ति, किसी एक फॉर्म, किसी एक के बारे में बताया जाता है। संपूर्ण अर्थव्यवस्था के बारे में नहीं बताया जाएगा। संपूर्ण तो समष्टि में बताया जाता है, कि समष्टि यानी मैक्रो वाले जो इकोनॉमिक्स है उसमें बताया जाता है। इसमें पूरे के पूरे नहीं बताया जाता है, इसमें सिर्फ किसी एक के बारे में बताया जाता है, ठीक है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन है एक विशिष्ट फॉर्म, ये तो समझ में आया। अब वो नीचे वाला देखते हैं क्या है। निजी संपत्ति किसको बढ़ावा देता है? निजी संपत्ति पूंजीवाद को बढ़ावा देता है। प्राइवेट संपत्ति जो आपकी है ये पूंजीवाद को बढ़ावा देता है। जिस तरीके से मान लीजिए कि अगर प्राइवेट कोई काम आप करते हो तो इसमें आपको बढ़ावा देगा कौन सा? ये पूंजीवाद देगा। आपके पास कितनी पूंजी है, आपके पास पैसे कितने हैं, धन कितने हैं, आप कितने कारोबार को कर सकते हो, किस तरीके से आप अपना बढ़ावा मतलब बढ़ा सकते हो। ये सार्वजनिक नहीं है, सार्वजनिक में सभी लोगों को आता है। तो पूंजीवाद
कौन है? अब भैया सार्वजनिक में हम मिश्रित कहेंगे, पूंजीवाद हो गया, मिश्रित हो गया, ये सारे के सारे। अब यहाँ पे क्या है, अर्थशास्त्र को माइक्रो एंड मैक्रो किसने कहा था? भैया ये दोनों तो रैगनर फ्रीस ने कहा था। जो रैगनर फ्रीस थे, इन्होंने कहा था क्या चीज, ये अर्थशास्त्र को दो भागों में बांट दिए थे। ये रैगनर फ्रीस नॉर्वे के अर्थशास्त्री थे और इन्होंने अर्थशास्त्र को दो भागों में बांट दिया था। एक को कहा था कि भैया एक है व्यष्टि यानी क्या है माइक्रो, और एक है मैक्रो, दो यहाँ पे इसको बताया था। और जो ये था माइक्रो में, इनमें किसी एक व्यक्ति के बारे में बताया था, व्यक्तिगत इकाइयों के बारे में आया था, तो ये आएगा माइक्रो। और पूरे संपूर्ण अर्थशास्त्र का अध्ययन करता है, जिसमें ये बताता है कि सब लोगों के पास कितना क्या चीज है, तो आएगा मैक्रो। ये संपूर्ण अर्थशास्त्र यानी अर्थव्यवस्था का ये बात करता है। तो इसको माइक्रो को अल्फ्रेड यानी डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल जो थे, उसके माइक्रो के वैज्ञानिक थे कौन, डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल। और इसके जे.एम. किम्स थे, मैक्रो के जे.एम. किम्स थे। इन्होंने इसका बताया था। इन मैक्रो में 1890 में ही अपनी एक पुस्तक लिख दी थी उन्होंने, और उसने बताया दिया था, लेकिन इसमें 1933 में, ठीक है। तो इस तरीके से इधर मतलब रैगनर फ्रीस ने दो भागों में इसे व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि में दो चीज में बांट दिया था। अब पूछता है अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, किसने कहा था? भैया धन का विज्ञान है अर्थशास्त्र, तो इसको किसने कहा था कि धन का विज्ञान है? वेल्थ ऑफ नेशन किसने कहा था? अगर ये पुस्तक लिखे थे वेल्थ ऑफ नेशन, यानी कि एन इंक्वायरी इनटू द नेचर ऑफ कॉस्ट एंड वेल्थ ऑफ नेशन, ये लिखने वाले थे मतलब एडम स्मिथ ने। इन्होंने कहा था कि जो अर्थशास्त्र है ये धन का विज्ञान है। इसको जब हम अध्ययन करते हैं ना, तो सिर्फ धन के बारे में करते हैं। और आपको पता है कि इकोनॉमिक्स में अगर आप लोग पढ़ते हो तो सिर्फ आपको धन के बारे में ही पढ़ाया जाता है। चाहे किसी एक व्यक्ति का धन आप निकाल सकते हो, या फिर आप संपूर्ण अर्थव्यवस्था के बारे में बता सकते हो। पूरे विश्व का अर्थव्यवस्था आपको देखना पड़ेगा, पूरे विश्व का अर्थव्यवस्था। यहाँ पे दिया गया है एक मिश्रित अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं का साधन क्या है, बताइए। यहाँ पे क्या कहता है, एक मिश्रित अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं का साधन क्या है? केंद्र मतलब होता है सेंटर। अब इसमें पूछता है कि उसकी क्या है, तो यहाँ पे आता है कीमत है, एक है बाजार, एक है योजना। यानी कि कीमत तंत्र द्वारा, बाजार तंत्र द्वारा, योजना तंत्र द्वारा, ये तीनों के तीनों है। अब आपको पता है ना कि अपना जब केंद्र में अगर पैसे अगर आप इकट्ठा करके किस तरीके से हम लोग जीडीपी को काउंट, जीडीपी जानते हो, जीडीपी पढ़ा चुके हो, जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, एनडीपी, सारे के सारे अगर आपको समझना है तो इसमें आपको जीडीपी का मतलब है, जीडीपी आप उसको देख लेना चैनल पे जाके कि इसमें जीडीपी के बारे में, और जीडीपी कैसे पढ़ा जाता है, क्या है जीडीपी, सारे के सारे दिया गया है। जीडीपी अपने देश का कैसे निकाला जाता है। जीडीपी में आप लोग निकालते हो तो आप बॉर्डर क्रॉस नहीं कर सकते। मान लीजिए आपने जीडीपी निकाला, और जीडीपी को कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। ग्रॉस मीन्स होता है सकल, ठीक है, ग्रॉस मीन्स सकल, प्रोडक्ट मीन्स उत्पाद नहीं, डोमेस्टिक मीन्स होता है क्या चीज, पहले हम लिखेंगे घरेलू, उसके बाद हम लिखेंगे उत्पाद, ठीक है। तो जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, ये हमको पढ़ना पड़ता है। और इसको अगर हमें निकालना है तो हमें अपने देश की बाउंड्री नहीं लांघनी होती है। चाहे विदेश का कंपनी हमारे देश में, भारत में आके आया, या फिर यही का कंपनी कोई भी है काम करता है, तो सारे के सारे अपने जीडीपी में काउंट होते हैं, यानी जीडीपी में काउंट होंगे।
ना कि आप जीएनपी में लग जाओगे। जीएनपी के लिए आपको विदेश का जितना भी विदेश में भारत का व्यक्ति अगर विदेश में काम करता है तब आप जीएनपी में उसे काउंट करोगे। जीएनपी का मतलब होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होता है। अब यहाँ पे आपको क्या चीज, आपने तीनों के तीनों देखे, फिर बाजार कीमत पर होता है। आज आपको जो भी चीज मिलता है ना बाजार कीमत पे मिलता है। मान लीजिए आपको अगर कहा जाए कि जीडीपी किस पे निकाला जाता है, तब आप कहोगे कि मार्केट प्राइस पर। जीडीपी हम मार्केट प्राइस पे निकालते हैं, ना कि हम फैक्टर कॉस्ट पे। फैक्टर कॉस्ट का मतलब होता है कि जो व्यक्ति अपना एक कंपनी खोल लिया, ये वाला कंपनी मान लीजिए कोई सा कंपनी है, कंपनी किसी भूमि पे ही खोला जाता है। तो यहाँ पे अगर वो व्यक्ति ने इस लैंड पे, क्या चीज है, ये लैंड है, और लैंड पे वो क्या कर रहा है, प्रोडक्शन कर रहा है। क्या कर रहा है, प्रोडक्शन कर रहा है। किसी भी लैंड पे उसने प्रोडक्शन किया, प्रोडक्ट किया। अब ये जो लैंड लिया है इसके लिए वो रेंट देता है कि नहीं, ये इसने तो रेंट दे दिया, ठीक है, क्या दे दिया, किराया दे दिया। अब इसी के लिए इसने पूंजी भी लगा दिया, यानी कि पूंजी का मतलब होता है कैपिटल, इसने लगा दिया है कैपिटल। तो इसने कैपिटल भी लगा दिया। उसने क्या क्या लगाया, एक तो पहले उसने रेंट पे जमीन ले लिया, उसके बाद उसने क्या ले लिया, ये पूंजी। यानी ये भी जब पूंजी अपना लगाया था, पैसे लगाया था, तो ये भी तो अपना कहीं से पैसे को अपना लिया होगा, लोन लिया होगा, इसमें सारे अपना इन्वेस्ट पैसे कर रहा है। इसी में आप लेबर भी लगा सकते हो, यानी श्रम भी आप लगा सकते हो। श्रम के लगाने के बाद, श्रम, लेबर, पूंजी, ये सब, तब जो उद्यमी है, कौन है उद्यमी, इंटरप्रेन्योर, इसको पैसे चाहिए कि नहीं, इसको क्या चीज चाहिए, इसको प्रॉफिट चाहिए। क्या चीज चाहिए, प्रॉफिट चाहिए। भैया इसको अगर प्रॉफिट नहीं रहेगा तो काम क्या करेगा, तो इसको प्रॉफिट, इसी को हम लोग कहते हैं फैक्टर कॉस्ट। क्या कहते हैं, फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर कॉस्ट। तो इसे हम कहते हैं फैक्टर कॉस्ट। तो क्या आपने जो ये व्यक्ति ने पैसे लगाया यहाँ पे, ये सारे के सारे फैक्टर कॉस्ट हैं। तो क्या फैक्टर कॉस्ट पे अपना जीडीपी काउंट होता है, जो जीडीपी हमारा है, जीडीपी क्या फैक्टर कॉस्ट पे होता नहीं होता है। उसके लिए हमें कहाँ जाना पड़ता है भैया, मार्केट प्राइस। जो अब यहाँ से निकला, मानिए 10 रुपए का अगर चिप्स पे इसने दाम रख दिया कि चिप्स का रेट 10 रुपए है, और लेकिन ये 10 रुपये में इसका रेट लगाया है, चिप्स के ऊपर दाम रख दिया, और ये मार्केट में जाएगा तब 10 रुपये का मिलेगा। और अगर ये यहाँ पे है तो कोई डिस्ट्रीब्यूटर अगर जाता है तो उसे मात्र 6 रुपये में हो सकता है मिले, 7 रुपये में मिले, वो दुकानदार को जाके 8 रुपये में देता है, दुकानदार उससे 2 रुपये कमा लेता है, तो वो दुकानदार 10 रुपये में जब देता है, तब वो हम जो पैसे दे दिया गया तो उसे हम जीडीपी में काउंट कर सकते हैं, जीडीपी में हम काउंट करते हैं। तो इस तरीके से हम लोग जीडीपी में, हम फैक्टर कॉस्ट पे जीडीपी काउंट नहीं करते हैं, हम किस पे करते हैं, मार्केट प्राइस पे करते हैं। तो ये आपका एक क्या था। अब यहाँ पे दूसरा चीज आओ, यहाँ पे कहा आर्थिक समस्या क्या है। भैया आपकी आर्थिक समस्याएं क्या है, इसको रफ करने के लिए कोई है वो, तो मतलब मान लीजिए कि क्या पूछता है, इसकी आर्थिक समस्याएं पूछती है, ठीक है, कि इसकी आर्थिक समस्या क्या है। तो आर्थिक समस्या आपको अभी भी बताती हूँ, यहाँ पे आर्थिक समस्या है क्या, ठीक है। देखो आर्थिक समस्या है कि आपके पास सीमित साधन है और असीमित आवश्यकता है। अब तो ये तो कह ही सकते हो कि भैया आर्थिक समस्याएं हमारी यही है कि हमारे पास सीमित साधन है लेकिन हमारी असीमित आवश्यकताएं हैं। इसका मतलब क्या है, मान लीजिए कि आपके पास 10 रुपए हैं, टोटल आपके पास कितने रुपए हैं, 10 रुपए हैं। अब 10 रुपए आपके पास हैं और आपको बहुत चीज, सारे चीज की जरूरत है, आपकी इच्छा बहुत सारे हैं कि हम, मुझे ये चीज मिल जाए, मुझे वो चीज, मुझे वो चीज। मान लीजिए आपके पास 100 रुपए है, 10 रुपए छोड़िए, 100 रुपए है, और 100 रुपए में आपको लगता है कि नहीं मुझे जरूरत है कि मैं पेट भर भोजन भी कर लूं और रेंट भी दे दूं, एक दिन का 50 रुपए लगते हैं, भोजन भी कर लूं, पढ़ भी लूं, ट्यूशन का फीस दे दूं, ये सारे जरूरी है, आपको जरूरत है। भैया आपके पास सीमित साधन कितना है, साधन आपके पास 100 रुपया है, यानी कि सीमित है, इसी को हम कहते हैं सीमित, ठीक है, सीमित साधन। लेकिन आपके पास आवश्यकता क्या है, हमें क्या क्या चीज जरूरत है,
हमें भोजन की जरूरत है, भोजन, हमें रेंट देना है, मतलब हमें किराया भी देना है, हमें कपड़े की जरूरत है, हमारा बच्चा दूध के लिए रो रहा है, दूध की जरूरत है, हमें पेन की जरूरत है। मतलब आपके पास इतने सारे चीज की जरूरत है। तो जो ये आपकी जरूरतें हैं, ये जरूरत जो जितनी आपकी जरूरत है ना, तो इसे ही कहते हैं हम असीमित आवश्यकता। असीमित आवश्यकता, समझ में आया? क्या है? असीमित आवश्यकता है। और कितने आपके पास साधन? मात्र 100 रुपए हैं। अब इसमें आपको बहुत ज्यादा जरूरत है। अब आप अपना दिमाग लगा लिए कि अगर हमें 50 रुपया किराया देना है रूम का, तो हम क्या करेंगे कि पहले हम किराया जरूर दे देंगे, मकान मालिक हमें नहीं रहने देगा। अगर हमें लगता है कि हम 25 रुपये में भोजन कर लेते हैं, इसकी भी जरूरत है। हमें कपड़े की जरूरत नहीं है, हम कुछ कपड़े नहीं पहनेंगे, जो हम वस्त्र पहने हुआ है 1-2 या पुरानी कपड़े हैं, हम उसमें अपना जीवन व्यतीत कर लेंगे, लेकिन हम ये चीज नहीं लेंगे। इसके बाद हमारा बच्चा अगर दूध के लिए रो रहा है, तो क्यों ना हम इसमें भी 10 रुपया लगा दें। तो सारे के सारे पैसे इस तरीके से हम लोग खर्च करेंगे, लेकिन हम अपने उतना ही पैसा खर्च करेंगे, यानी जितना हमारे पास सीमित साधन है। हम अपने असीमित आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकते। भैया हमारी आवश्यकता तो बहुत सारे चीज है, हम तो चाहते हैं कि हमारे पास बहुत कुछ हो जाए, तो होगा? ऐसे नहीं होगा, क्योंकि आपके पास जितनी आवश्यकताएं हैं, आपके पास सीमित साधन है ना, उतना ही होगा। हमारे पास अगर सिर्फ मान लीजिए कि ये मार्कर खरीदने का शक्ति है, हम इसे खरीद सकते हैं। तो जो चीज की जिसकी जरूरत है ना, वही पूरा कर सकता है। अगर मार्कर की आज अगर नहीं पढ़ाऊंगी, कल अगर बच्चे भूखे हैं, रो रहे हैं, तो उनको खाना जरूरी खिलाना है, फिर मार्कर नहीं खरीदूंगी। 20 रुपये में बच्चों को पेट भरना है। तो इस तरीके से सोचना पड़ता है। इसी को कहते हैं सीमित साधन और असीमित आवश्यकता। तो आर्थिक समस्या क्या है? सीमित साधन और असीमित आवश्यकता, यानी इच्छा बहुत ज्यादा है। ठीक है। अच्छा, दूसरा अब यहाँ पे क्वेश्चन 12वां दिया है, किस अर्थव्यवस्था में निजी स्वामित्व होता है? किस अर्थव्यवस्था में निजी स्वामित्व होता है? निजी यानी पर्सनल, यानी क्या होता है? प्राइवेट। तो इसमें होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। ये दोनों है। आंसर इसका है क्या चीज? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसके तहत हम लोग क्या करते हैं? अपने निजी हम लोग इसका स्वामित्व है, हम मालिक स्वयं है इसका। स्वामित्व मतलब क्या होता है? ओनर, यानी हम मालिक है इसका। किसका मालिक है? हम अपने भैया पूंजीवादी यानी पैसा कितना कमाए। मिश्रित है, अपना भारत क्या है? मिश्रित है। हर लोग अपने अधिकार है उनका पैसे कमाने का, कमा सकते हैं, रख सकते हैं। तो यही होता है स्वामित्व। इसके बाद आ जाता है आपका प्राथमिक क्षेत्र क्या है? प्राथमिक क्षेत्र अगर पूछता है तो भैया प्राथमिक क्षेत्र में कृषि और पशुपालन ये भी आएंगे। जो हम उत्खनन करते हैं, जो चीज हम उत्खनन करते हैं वो हमारा प्राथमिक आता है। लेकिन द्वितीय वही चीज आएगा जो चीज हम फैक्ट्री में उसे ले जाके निर्माण करने के लिए दे देंगे, वो होता है। लेकिन तृतीय में वो आता है जो हम सेवा करते हैं। मान लीजिए अगर हम आपको पढ़ा रही हूँ तो ये सेवा है। डॉक्टर आपको अगर इलाज करता है तो वो सेवा है। सेवा के बदले पैसा लेता है, लेकिन वो पर्सनल उसका सेवा है। तो सेवा और सेवा से, सर्विस से बहुत ज्यादा अपने जीडीपी में सर्विस से ज्यादा हमारी जीडीपी के काउंट होती है। जीडीपी हमारा सर्विस से बढ़ सकता है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 14 वाला, देखिए ये क्या कहता है? महामंदी किस वर्ष हुई थी? तो ये महामंदी आपको पता है, यहाँ पे आपको बताई थी कि 1914 से लेकर 1918 के बीच में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। द्वितीय 1939 से लेकर 1945 के बीच में हुआ था। तो जब इसके बीच में हुआ था तो इसी साल 18 से लेके ये 30 और 29 और 30 के बीच में हुआ था। तो 29 और 30 के बीच में बता सकते हो कि महामंदी हुआ था उस समय। उस समय कौन सा देश था? एक अमेरिका था और दूसरा सोवियत संघ। यही दोनों अपने आप को मानते थे कि हम देश हैं। पहली दुनिया हमारी है, अमेरिका कहता था, और दूसरी दुनिया हमारी है, ये सोवियत संघ कहता था। उस समय अपना भारत आजाद नहीं हुआ था। अपना भारत कौन सी दुनिया में जाए ये पता नहीं चल रहा था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि देखिए हमें पता ही नहीं चल रहा है कि हम किस दुनिया में जाए। हम क्या करते हैं कि हम किसी के साइड नहीं मिलेंगे, हम अपना एक गुट निरपेक्ष बनाएंगे। और इन्होंने एक तीसरी दुनिया बनाया। इन्होंने एक अपनी तीसरी दुनिया बनाया। पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, यूगोस्लाविया के भी थे,
ये सारे के सारे जितने भी थे ये सारे के सारे मतलब मिलजुल के काम करना स्टार्ट कर दिए थे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आ गया इसके बाद आपका सेवा, यानी तृतीय क्षेत्र से संबंधित क्या है भैया, तृतीय क्षेत्र में क्या है। तृतीय क्षेत्र में आता है संवाद, संवादन, वाहन, यानी इसमें क्या होता है कि परिवहन, परिवहन जानते हो ना कि तृतीय क्षेत्र वही होता है, अभी आपको बताई हूँ। तृतीय क्षेत्र वही होता है जो कि मान लीजिए कि आप ट्रांसपोर्ट वाला काम करते हो, किसी का सेवा करते हो। प्रथम वही होता है जैसे कि आपने खेती किया, और द्वितीय वो होता है खेती अगर आपने किया गेहूं का, तो गेहूं फैक्ट्री तक पहुंचाने के लिए काम जो करता है वही होता है तृतीय वाला, परिवहन वाला। और अगर ले कंपनी में छोड़ दिया तो द्वितीय वाला हो गया। अब यहाँ पे देखिए उसके बाद आता है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन है। क्या है भैया व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन? व्यक्तिगत इकाई है, किसी एक व्यक्ति के कितना वो कमाता है ये होता है व्यष्टि अर्थशास्त्र में, यानी व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। इसे सूक्ष्म अर्थशास्त्र भी कहते हैं और इसे व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। इसमें व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, किसी एक फर्म का अध्ययन किया जाता है, किसी एक व्यक्ति का अध्ययन किया जाता है, और सारे को जोड़ने के बाद पता चलता है कि संपूर्ण अर्थशास्त्र क्या है, संपूर्ण अर्थव्यवस्था क्या है, चाहे भारत का हो चाहे विश्व का संपूर्ण अर्थव्यवस्था क्या है। वस्तु और सेवाओं की कीमत किस अर्थव्यवस्था की शाखा है? अगर पूछता है वस्तु और सेवाओं की कीमत किस अर्थव्यवस्था की शाखा है, भैया ये है व्यष्टि अर्थशास्त्र की। कौन सा है? व्यष्टि अर्थशास्त्र की है। एक कीमत अर्थशास्त्र दिया है, शाखा उसका पूछा है, तो व्यष्टि अर्थशास्त्र के तहत आपको पता है कि अर्थशास्त्र में यही आता है। अर्थव्यवस्था में सरकार की भूमिका नहीं है। कहाँ पे नहीं होती है अर्थव्यवस्था में सरकार की भूमिका? लाभ कमाने में नहीं होती है। हर एक व्यक्ति लाभ कमाता है और हर एक व्यक्ति लाभ कमाना चाहता है, लेकिन वो सरकार उसके लाभ में उसकी कोई हाथ नहीं होता है। आप कितना भी पैसा कमाओ, लेकिन ज्यादा अगर पैसा आप कमा लेते हो तो आपको सिर्फ टैक्स यानी कि कर देना होगा, और कर आपको देना जरूरी है। तो यहाँ तक आपको ये सारे के सारे अगर आपको समझ में आया होगा, ये आपका क्वेश्चन है, ये आपका ऑब्जेक्टिव है व्यष्टि अर्थशास्त्र का ये क्वेश्चन। इसे आप अच्छे से देख लेना और समझ लेना, इसके बारे में पूरा पढ़ लेना, और दो वीडियो व्यष्टि अर्थशास्त्र का फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर दिया गया है, उसे भी ध्यान से देख लेना। तब तक अब नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।